तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन में हमने एक टर्म पढ़ी थी वेक्टर। तो आज हम समझेंगे कि वेक्टर क्या होता है। पहले हम यहां पर टाइटल लिखते हैं वेक्टर और फिर अभी स्टार्ट करते हैं वेक्टर के बारे में। वेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए, अगर सबसे पहले हम सिंपल वे में समझते हैं कि वेक्टर का मतलब क्या होता है। कोई भी जैसे बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के अंदर हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। वो जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, जो प्लाज्मिड है, वो कैसा है, डबल स्टैंडर्ड है और सर्कुलर है। यानी कि दो कुंडलियां होती हैं नॉर्मल डीएनए की तरह, लेकिन वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। और जब हम सर्कुलर डीएनए के अंदर अब किसी फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर दें, फॉरेन डीएनए को अंदर एंट्री करा दें, तो क्या होगा, ये प्लाज्मिड, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए अपना क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा, डुप्लीकेशन करेगा, अपनी कॉपियां बनाएगा। तो उसके साथ साथ में क्या होगा, इसमें जो हमने डीएनए अंदर इंसर्ट किया है उसकी भी मल्टीपल कॉपीज बन जाती है। यानी कि हम ये कहते हैं कि किसी भी डीएनए के सेगमेंट की मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए किसी भी फॉरेन डीएनए की, किसी भी आवश्यक जीन की आपको मल्टीपल कॉपीज बनानी है, तो उस जीन को हम किसी डीएनए में इंसर्ट कर देंगे, किसी डीएनए में एंटर करा देंगे। और फिर वो जो डीएनए जिसमें इस फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कराते हैं उसे कहते हैं होस्ट डीएनए, क्योंकि वो मेजबान का कार्य करता है। और फिर वह उसकी मल्टीपल कॉपीज बना देगा। ऐसे जो डीएनए होते हैं उसको हम बोलते हैं वेक्टर्स कहते हैं। कैसे होते हैं उसको हम डायग्राम से समझते हैं, इसकी एक आउटलाइन के बारे में कि ये किस तरीके से ये काम करते हैं वेक्टर डीएनए, ठीक है ना। तो अभी मैं यहाँ पे एक सिंप्लीफाइड एक डीएनए बना रहा हूँ, उसी के एग्जांपल से समझेंगे। देखिए, यहाँ पे हम एक सिंपल सी बात समझ रहे हैं कि यह एक है बैक्टीरिया, ये वाला है एक बैक्टीरिया, और इस बैक्टीरिया में एक है डीएनए जो कि डबल स्टैंडर्ड है और सर्कुलर डीएनए। एक है डीएनए जो कि डबल स्टैंडर्ड है और सर्कुलर है। ये हो गया डीएनए डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर। और इसी तरीके से इसी बैक्टीरिया में एक और डीएनए है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल डीएनए। ये वाला क्या है, क्रोमोसोमल डीएनए। ये वाला क्रोमोसोमल डीएनए है। और ये जो डीएनए है इसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं प्लाज्मिड। और इस प्लाज्मिड की हम बहुत सारी डिटेल अभी देखेंगे, अभी मैं आउटलाइन की बात कर रहा हूं। ये है प्लाज्मिड कहते हैं, है ना। अब ये जो प्लाज्मिड है इसको मैं निकाल लेता हूं बाहर, यहां पे इसको निकाल लेते हैं प्लाज्मिड को बाहर, और ये हमने बना दिया एक प्लाज्मिड, यानी कि ये डीएनए। इसकी डिटेल बताएंगे। अभी मैं आपको एक कॉमन वर्ड कहाँ मिला कि एक डीएनए को हमने किसी बैक्टीरिया से आइसोलेट कर दिया है। ये एक बैक्टीरिया, हमने बैक्टीरिया से डीएनए को आइसोलेट कर दिया है, और इस डीएनए का नाम हम रख रहे हैं होस्ट डीएनए। एक होता है मेहमान जिसको हम गेस्ट कहते हैं, वो तो आता है, और जो उसे मेहमान गेस्ट को रिसीव करता है और उसका ख्याल रखता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेजबान, यानी कि होस्ट है। तो ये होस्ट डीएनए है। ये क्या करने वाला है, इसमें हमने क्या करना है, एक डीएनए के सेगमेंट को एंट्री करानी है। और ये है फॉरेन डीएनए, ये गेस्ट है। ये वाला जो है फॉरेन डीएनए का सेगमेंट है, ये है गेस्ट की तरह काम कर रहा है। अब क्या होगा कि इस डीएनए को जब हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, REN मतलब रेस्ट्रिक्शन, मतलब क्या हुआ कि REN रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम से इसको कट लगा देंगे तो ये जो सर्किल है वो खुल जाएगा, सर्किल है खुल जाएगा और उसमें फिट हो जाएगा फॉरेन डीएनए। कैसे, अभी देखते हैं डायग्राम में। डायग्राम में सब कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपको। तो क्या हुआ, ऐसे ये जो एक सर्किल है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है क्योंकि इसमें फॉरेन डीएनए एंट्री कर चुका है। इस तरीके से ये हो गया होस्ट डीएनए का पार्ट है, और इसमें एंट्री कौन कर गया, फॉरेन डीएनए। ये है फॉरेन डीएनए का पार्ट, और ये बन गया आपका होस्ट डीएनए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए पार्ट की बात करें, यहाँ से यहाँ तक ये वाला कौन सा है, फॉरेन डीएनए का पार्ट है। ये हो गया
फॉरेन डीएनए है, और ये वाला जो बनाया है हमने अलग कलर से, ये कौन सा है, ये है होस्ट डीएनए है, ठीक है। और इन दोनों को मिलाने से जो डीएनए बना उसका अभी हमने नाम पहले बताया हुआ है, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसको बोलते हैं हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हमने कहा रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज ए मिक्सचर ऑफ होस्ट डीएनए एंड फॉरेन डीएनए। इसका मिक्सचर हो गया, एक कॉमन बन गया, इसकी ज्वाइनिंग करा दी है तो बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अभी हमारे पास में फॉरेन डीएनए का एक ही सेगमेंट था, और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए में भी इस फॉरेन डीएनए का केवल एक ही सेगमेंट है। ये फॉरेन डीएनए, ध्यान से सुने आप, ये फॉरेन डीएनए अपने आप अपनी कॉपी नहीं बना सकता है। दिस फॉरेन डीएनए इज अनेबल फॉर द सेल्फ रेप्लिकेशन। इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन की नेचर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, वो आगे की इसी टॉपिक के अंदर आ जाएगा। सेल्फ रेप्लिकेशन की इसमें नेचर नहीं होती है, सो इट हैज टू डिपेंड ऑन द अदर डीएनए मॉलिक्यूल टू रेप्लिकेट। इसलिए इसको अपना रेप्लिकेशन करने के लिए, कॉपी बनाने के लिए एक अदर डीएनए की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है। तो ये क्या किया, इसको इस दूसरे डीएनए में एंट्री करा दी, होस्ट। इस होस्ट में रेप्लिकेशन करने के लिए जो भी मशीनरी या रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी इसमें कंप्लीट है। किसी भी डीएनए में रेप्लिकेशन करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इसी टॉपिक में आगे आएगा, वहां मैं ज्यादा डिस्क्राइब करूंगा। तो ये इसमें जैसे ही एंटर कर लेगा, और उसके बाद में जब ये जो होस्ट डीएनए है इसमें ऑटोमेटिकली रेप्लिकेशन की प्रवृत्ति होती है, ये तो अपने आप ऑटोमेटिकली रेप्लिकेशन करता है। और जब ये इसमें एंट्री कर जाएगा तो क्या होगा, ये एक बड़ा डीएनए बन गया। ये कैसा है, सेल्फ रेप्लिकेशन की इसमें कैपेसिटी होती है, एबल टू रेप्लिकेट ऑटोमेटिकली। अब जब इसकी कॉपी बनेगी, मल्टीपल कॉपीज ये अपना रेप्लिकेशन करेगा। जब ये वाला डीएनए, जब अपनी ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब क्या करेगा, अपनी मल्टीपल कॉपीज बना लेगा। यहां मान लेते हैं इस डीएनए ने क्या किया, अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाई। उसका फायदा क्या मिला, इसके साथ साथ चूंकि इसमें इस डीएनए में आपने क्या डाल दिया था, फॉरेन डीएनए का सेगमेंट है, देन दिस फॉरेन डीएनए ऑल्सो रेप्लिकेट विद दिस होस्ट डीएनए मॉलिक्यूल। ऐसे इसकी क्या बन गई है, मल्टीपल कॉपीज बन गई है फॉरेन डीएनए सेगमेंट की, किसके साथ में, इस होस्ट के साथ में। तो अब मैं बात करता हूं डेफिनेशन की, व्हाट इज द वेक्टर। तो हम ये कह सकते हैं वो डीएनए मॉलिक्यूल जिसमें किसी फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कराने पर वह उस फॉरेन डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बना देता है, उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे। ओके, क्या कहेंगे, द वेक्टर इज द डीएनए मॉलिक्यूल which is able to self-replicate. If a DNA molecule or the foreign DNA is inserted into this DNA molecule, it is able to replicate itself, and also it is also able to replicate the DNA segment which is inserted into this DNA molecule. Such kind of DNA molecule is called the vector. डायग्राम सब कुछ बता रहा है, अलग से कुछ भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हमने कहा कि एक डीएनए मॉलिक्यूल है, ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया है कि बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है विच फंक्शंस लाइक द प्लाज्मिड और विच फंक्शंस लाइक द वेक्टर। ये हमने एक एग्जांपल लिया है, बाकी डिटेलिंग में आपको बताऊंगा दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हैज बीन यूज्ड इन द डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। तो यहां पर हमने ये समझ लिया, सिंपल सी बात है, द डीएनए मॉलिक्यूल विच इज एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ ऑटोमेटिकली एंड ऑल्सो इट इज एबल टू मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल विच इज इंसर्टेड इनटू इट। मतलब वो डीएनए मॉलिक्यूल जो कि अपने आप सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है, अपनी मल्टीपल कॉपीज बना सकता है, और साथ में इसके अंदर जिस डीएनए के सेगमेंट को हम एंट्री करा देते हैं तो इसके साथ साथ में एंट्री कराने पर ये इस फॉरेन डीएनए की भी मल्टीपल कॉपीज बना लेता है। तो इसको हम कहते हैं, ऐसे डीएनए को कहते हैं वेक्टर बोलते हैं। अब वेक्टर में क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं उसकी हम चर्चाएं बाद में करेंगे इसी टॉपिक के अंदर। पहले हम समझते हैं कि वेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं।
देयर आर a lot of vectors has been used in the DNA recombinant technology, लेकिन यहाँ पर मैं पहले सिंप्लीफाइड तरीके से बात करना चाहता हूँ दो चीज़ों की, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज। ये नाम आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ तो मैं उससे बाहर नहीं जाना चाहता। नीट और एनसीईआरटी के बच्चे जो प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, पर्टिकुलरली उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ वेक्टर्स usually used in the DNA barcoding, that is the plasmid and the bacteriophage। तो यहाँ पर अभी पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, प्लाज्मिड के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम बैक्टीरियोफेज के बारे में, फिर हम ये पढ़ेंगे प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड कितने टाइप के होते हैं, प्लाज्मिड कैसे फंक्शन करते हैं, उनकी डिटेल को हम पढ़ेंगे। और उसके बाद में पढ़ेंगे किसके बारे में, बैक्टीरियोफेज के बारे में। और तीसरे स्टेप में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल जो वेक्टर्स होते हैं उनके बारे में, जिसको हमने लेबोरेटरी में बनाया गया था, उन आर्टिफिशियल की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ वेक्टर में किसकी, प्लाज्मिड की, कि व्हाट इज द प्लाज्मिड एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मिड एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड्स हैव बीन यूज्ड इन द डीएनए बारकोडिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं पहला टाइटल एक डाल देता हूँ, कौन सा, प्लाज्मिड। Plasmid. What is plasmids? Plasmids are called as extra chromosomal DNA. इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ये होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। यहां पे मैं ऑलरेडी डायग्राम बना चुका हूं, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। यहां पे कि बैक्टीरिया के अंदर देयर आर टू टाइप्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स आर फाउंड इन द बैक्टीरिया। द वन इज कॉल्ड एज द क्रोमोसोमल डीएनए एंड अदर डीएनए मॉलिक्यूल कॉल्ड एज द प्लाज्मिड एंड कॉमनली कॉल्ड एज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है ना, ये नाम खुद बता रहे हैं, एक्स्ट्रा है। कोई चीज एक्स्ट्रा होती है ना, उसको अगर हम बाहर निकाल के फेंक भी दें तो फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि आपके पास में दो पेन है और आप एग्जामिनेशन में बैठे हुए, एक पेन एक्स्ट्रा था, एक से आप लिख रहे हैं, और जो एक्स्ट्रा वाला अगर खो गया तो आपके एग्जाम में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर किसी के पास है ही एक ही है और वही खो जाए तो उसकी एक्टिविटी रुक जाती है। तो एक्स्ट्रा जो चीज़ होती है वो कंपल्सन में नहीं आती है, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी ज़्यादा काम तो करती है लेकिन इतनी कंपल्सन में नहीं है। अगर whenever we remove the chromosomal DNA from the bacteria, the activities and the reproduction of bacteria will be blocked। अगर हम इस गुणसूत्रीय डीएनए को अगर इस बैक्टीरिया से, जीवाणु से बाहर निकाल देते हैं तो इस जीवाणु की अभिक्रियाएं रुक जाती है, प्रजनन आदि क्रियाएं, आवश्यक क्रियाएं रुक जाती है। परंतु है ना, इफ वी रिमूव द प्लाज्मिड दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, तो क्या होगा, अगर हम इस प्लाज्मिड को बाहर निकाल देते हैं तो बैक्टीरिया की गतिविधियों पर, एक्टिविटीज पर फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हम उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं, है ना। इसमें विशेषताएं क्या क्या होती है, हमने कहा एक तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, एक और हम इसमें कहते हैं ये क्या है, तो हम कहेंगे ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ये क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल है। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल है, ये अपने आप रेप्लिकेशन कर सकता है। इसको बैक्टीरिया से बाहर निकाल दें और कल्चर मीडियम में डाल दें तो भी ये रेप्लिकेशन कर सकता है ऑटोमेटिकली, इसमें रेप्लिकेशन की कैपेसिटी है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि ऑटोनोमस है। ये डीएनए कैसा है, ऑटोनोमस है, ऑटोनोमस है। इसकी नेचर कैसी है, तो हमने कहा ये कैसा होता है, ये होता है डबल स्ट्रैंडेड, ये होता है डबल स्ट्रैंडेड है और सर्कुलर होता है। ये डबल स्ट्रैंडेड है और सर्कुलर होता है, ये इसकी नेचर की बात कर रहे हैं। हमने कहा कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, ये डबल स्टैंडर्ड होता है और सर्कुलर होता है। हमने कहा ये अपने आप रेप्लिकेशन कर सकता है, इट इज़ एबल टू सेल्फ रेप्लिकेट एंड इट फंक्शंस लाइक एन ऑटोनोमस डीएनए, क्योंकि जब इसको बैक्टीरिया से हम बाहर निकाल लेते हैं तब भी ये अपने आप रेप्लिकेशन कल्चर मीडियम में अपने आप रेप्लिकेशन कर सकता है, इसलिए हम इसको ऑटोनोमस बॉडी के रूप में भी कहते हैं। ये जो प्लाज्मिड जो वर्ड था वो सबसे पहले काम में लिया था जोशुआ लेडरबर्ग नामक साइंटिस्ट ने 1952 में। जोशुआ लेडरबर्ग, अगर हम टर्म की बात करें कि ये जो
प्लाज्मिड जो टर्म है, प्लाज्मिड जो टर्म है उसको किसने प्रपोज्ड किया था? तो साइंटिस्ट का नाम है जोशुआ लेडरबर्ग, ये साइंटिस्ट है जोशुआ लेडरबर्ग इन द 1952 ने इन साइंटिस्ट ने इसका नाम प्रपोज किया था कि ये इसका नाम है प्लाज्मिड नाम रखा गया था। कई साइंटिस्ट ने इसका नाम रेप्लिकॉन भी रखा हुआ है। अब यहाँ पे जो साइंटिस्ट है, कई साइंटिस्ट हैं, इसको क्या बोलते थे? रेप्लिकॉन, क्योंकि ये रेप्लिकेशन की ऑटोमेटिक इसमें नेचर होती है, इसलिए इसको रेप्लिकॉन भी। जोशुआ लेडरबर्ग ने इनिशियली इसका जो इसको एक और नाम दिया था, क्या? रेप्लिकॉन। रेप्लिकेशन कर सकता है इसलिए नाम रख दिया इसका, रेप्लिकॉन भी कहते हैं। अब इस प्लाज्मिड से रिलेटेड अपने एक और टर्म को समझेंगे जिसका नाम है प्लाज्मिड कॉपी नंबर, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे हम इसको समझना चाहेंगे। प्लाज्मिड कॉपी नंबर, ये सब चीज़ों से क्वेश्चंस निकलेंगे एग्जाम में, छोटे छोटे आएंगे। प्लाज्मिड कॉपी नंबर, अगर आपको पूछ लिया जाए एग्जाम में कि प्लाज्मिड कॉपी नंबर क्या होता है, नाम खुद ही बता रहा है। कॉपी का मतलब होता है नंबर्स हो गए। किसी भी सेल में, किसी भी बैक्टीरिया में कितने प्लाज्मिड है, उनके जो नंबर है उसी को बोलते हैं हम प्लाज्मिड कॉपी नंबर बोलते हैं, है ना। कोई भी एक सेल में कितने प्लाज्मिड रहते हैं, जो पर्टिकुलर अभी एग्जांपल से समझेंगे, उसको बोलेंगे प्लाज्मिड कॉपी नंबर। हाउ मेनी प्लाज्मिड्स कंटेन ए सेल, है ना। हम ये कहते हैं प्लाज्मिड कॉपी नंबर का मतलब क्या हुआ? हाउ मेनी प्लाज्मिड्स हम कहते हैं प्रेजेंट इन ए सेल, कोशिका, किसी कोशिका के अंदर कितने प्लाज्मिड है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड कॉपी नंबर। प्लाज्मिड कॉपी नंबर के आधार पे इसके लिए हम बोलते हैं कि लो प्लाज्मिड कॉपी नंबर होता है, मीडियम होता है और हाई होता है। लो, मीडियम और हाई, डिफरेंट टाइप की सेल होती है, लो, मीडियम और हाई। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, पहले एग्जाम्पल के साथ में भी हमने बात कर लेंगे लो, मीडियम, हाई का मतलब क्या है। प्लाज्मिड कॉपी नंबर, अभी आपने कहा कि हम इसको 3 कैटेगरी में बना सकते हैं। कौन कौन सा है? एक तो हमने कह दिया लो प्लाज्मिड कॉपी नंबर, दूसरा हमने कहा मीडियम प्लाज्मिड कॉपी नंबर, और उसके बाद में हम यहाँ लिख रहे हैं हाई प्लाज्मिड कॉपी नंबर। 3 तरह की कैटेगरी बना दी है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्लाज्मिड इन ए सेल, द लो प्लाज्मिड कॉपी नंबर, मीडियम प्लाज्मिड कॉपी नंबर एंड हाई प्लाज्मिड कॉपी नंबर। हाई कब कहते हैं? जब किसी सेल में ये कितने हो जाएं प्लाज्मिड कॉपी नंबर, ये कितने हो जाएं? मोर देन 100 हो जाए, मोर देन 100 है, तब हम इसको बोलेंगे हाई प्लाज्मिड कॉपी नंबर है। और अगर किसी सेल में इसका नंबर कितना हो? 1 से लेके 5 तक हो, है ना, इसका नंबर हो 1 से लेके 5 तक अगर कॉपीज है तो हम उस सेल को क्या बोलेंगे कि ये है लो प्लाज्मिड कॉपी नंबर वाला है, प्लाज्मिड है। मतलब ये वो प्लाज्मिड है जो इतनी कॉपी में रहता है, एक सेल के अंदर है, इसलिए बोलते हैं। मीडियम की बात करते हैं तो मीडियम जो प्लाज्मिड कॉपी नंबर होता है 15 से 20, अगर मान लेते हैं 15 से लेके 20 तक है, मैं एवरेज बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि 5 से ऊपर हो गया और 100 से कम मीडियम है, एक एवरेज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ बता रहा हूँ। अगर आपको पूछ लें तो आप ये कह देंगे अगर 15 to 20 कॉपीज इफ ए प्लाज्मिड प्रेजेंट इन ए सेल, कितने नंबर में? 15 से 20 तक हो, तो हम उस प्लाज्मिड को क्या बोलेंगे कि मीडियम प्लाज्मिड कॉपी नंबर वाला ये प्लाज्मिड होता है। अब ये लो और हाई से प्रॉब्लम क्या है, मीडियम क्या चीज़ें समझते हैं। देखिए हमने कहा एक प्लाज्मिड है, ज़्यादा है एक सेल में, हमने यहाँ पर कहा एक सेल में मैंने एक ही प्लाज्मिड बनाया था। अगर आप इमेजिन करें किसी एक ही सेल में, एक ही कोशिका में 100 से भी ज़्यादा हो, 100 से भी ज़्यादा हो प्लाज्मिड, तो हम कहेंगे वो जो प्लाज्मिड है वो कौन सा प्लाज्मिड है? हाई कॉपी नंबर वाला है। अब प्रॉब्लम क्या है? अरे जब हमने कहा कि एक प्लाज्मिड किसी सेल में रहता है तो सेल्फ रेप्लिकेशन करता है, और सेल्फ रेप्लिकेशन करने के लिए इस कोशिका की मशीनरी का वो यूज कर रहा है, और जब 100 से ज़्यादा कॉपी नंबर होगा
तो उस बैक्टीरिया के ऊपर क्या होगा, बर्डन आएगा, उस बैक्टीरिया की एनर्जी है वो एक्स्ट्रा कंज्यूम हो रही है। इसलिए ऐसे प्लाज्मिड जिनका हाई कॉपी नंबर होता है उसको हम डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में काम में नहीं लेते हैं। वो बैक्टीरिया जिसका हाई प्लाज्मिड कॉपी नंबर होता है वो हमारे लिए इतना बेनिफिशियल नहीं रहता है। लो वाले हैं तो इतने कम है तो वो भी हमारे काम का नहीं है। तो हमारे लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए वो प्लाज्मिड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि मीडियम प्लाज्मिड कॉपी नंबर वाले होते हैं। इसका अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एक है प्लाज्मिड, अभी आगे आएगी डिटेल में। इसके अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम में पूछ ले तो आप लिख देंगे PBr322। ये क्या है, एक प्लाज्मिड है ना। इसको हम कौन सा प्लाज्मिड बोलते हैं, द प्लाज्मिड ऑफ द मीडियम प्लाज्मिड कॉपी नंबर वाला है। अब PBr322 क्या होता है ये अभी आगे इसी क्लास में आने वाला है, तो यहाँ पर मैं केवल एग्जाम्पल का नाम लिख रहा हूँ, डिटेल में नहीं जाएंगे। अब बात ये आती है कि किसी भी सेल के अंदर कितने प्लाज्मिड की कॉपीज रहेगी, इसका कंट्रोल कैसे होगा। क्या वो सेल खुद कंट्रोल करेगी कि उसमें कितने प्लाज्मिड होने चाहिए, या और प्लाज्मिड इटसेल्फ कंट्रोल कि इसका नंबर कितना होना चाहिए। हाउ मेनी नंबर्स इन ए सेल कैन एग्जिस्ट इन ए सेल। दिस इज कंट्रोल्ड बाय 3 डिफरेंट यूनिट्स विच आर प्रेजेंट इन प्लाज्मिड। एक प्लाज्मिड में उसकी एक प्लाज्मिड की किसी सेल में कितनी कॉपीज होगी, यानी उसका प्लाज्मिड कॉपी नंबर कितना होगा, उसका कंट्रोल 3 टाइप्स की यूनिट्स के द्वारा किया जाता है। उस यूनिट्स को क्या क्या कहते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं, द रेगुलेशन ऑफ प्लाज्मिड कॉपी नंबर, यहां लिख देते हैं। रेगुलेशन ऑफ प्लाज्मिड कॉपी नंबर्स। किसी भी प्लाज्मिड की कितनी कॉपी होगी ये कौन कंट्रोल कर रहा है, वो सेल नहीं कर रही है जिसके अंदर ये प्लाज्मिड रह रहा है, प्लाज्मिड खुद कंट्रोल कर रहा है। और उसके लिए इस प्लाज्मिड में 3 तरह के यूनिट्स होती है, कंट्रोलिंग यूनिट्स। यहां पर मैं लिख देता हूं, हम किसकी बात कर रहे हैं, कंट्रोल यूनिट्स। कंट्रोल जो यूनिट्स हैं वो कितनी हैं, 3 होगी। देयर आर 3 कंट्रोलिंग यूनिट्स आर फाउंड इन द प्लाज्मिड इटसेल्फ। दैट इज द फर्स्ट नेम लिख देता हूं मैं, आइटेरॉन। फर्स्ट है आइटेरॉन, दूसरा हमने कहा एंटी सेंस RNA, एंड थर्ड इज ctRNA. These are the 3 units that regulate the number of plasmid copy number in a cell. इन 3 यूनिट्स के द्वारा ये कंट्रोल होगा कि किसी भी सेल में कितने प्लाज्मिड रह सकते हैं, इसका कंट्रोल किया जाता है। तो यहां पर हमने बात की प्लाज्मिड क्या है, व्हाट इज द प्लाज्मिड। प्लाज्मिड इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA. Plasmid is the self-replicating unit of bacteria, or plasmids are the autonomous because it is able to self-replicate in a cell. And what is the structure of plasmids? Then we can say double stranded and the circular. जैसा कि हम उस डायग्राम में देख सकते हैं, डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर होता है। एंड व्हाट इज द प्लाज्मिड कॉपी नंबर, इट इज यूजुअली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो देन वी से द नंबर ऑफ द प्लाज्मिड्स इन ए सेल इज कॉल्ड एज द प्लाज्मिड कॉपी नंबर। एक ही सेल में एक कोशिका के अंदर कितने प्लाज्मिड के नंबर्स हैं उसी को कहते हैं प्लाज्मिड नंबर। एंड विच फैक्टर कंट्रोल दिस प्लाज्मिड कॉपी नंबर। अगर आपको पूछ ले कि वेदर द सेल इज कंट्रोलिंग दैट प्लाज्मिड कॉपी नंबर और द प्लाज्मिड इटसेल्फ कंट्रोल द प्लाज्मिड कॉपी नंबर, देन वी से द प्लाज्मिड कॉपी नंबर इज कंट्रोल्ड बाय प्लाज्मिड इटसेल्फ. There are 3 kinds of the units, that is iteron, antisense and the ctRNA present in the plasmid which control the or regulate the plasmid copy number in a cell. Short question में it is also asked in the short questions, 2 marks या 1 marks में, और objective questions भी इसमें से बन सकते हैं. अब मैं आगे बात कर रहा हूँ किसकी, the types of plasmid. पहले मैं उनके नाम लिखता हूँ, उसके बाद में
एक एक प्लाज्मिड की हम डिटेल को पढ़ता हुआ चलेंगे, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे अपने नाम लिख देते हैं, टाइटल डाल देते हैं टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड्स। यहाँ लिख देते हैं टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड से कितने टाइप के होते हैं उनका मैं पहले यहाँ पर नाम लिखता हूँ, फिर अपने डिटेल की बात करेंगे। सबसे पहला नाम मैं लिख रहा हूँ एफ प्लाज्मिड। फर्स्ट नाम है एफ प्लाज्मिड है, यहाँ पे एफ प्लाज्मिड है। मैं अभी इसकी डिटेल नहीं करेंगे, अभी जस्ट थोड़ी देर बाद में करेंगे, यहाँ पर केवल नाम लिख देते हैं। उसके बाद में है आर प्लाज्मिड, है ना, आर प्लाज्मिड होता है। फिर नंबर 3 पे मैं लिख देता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट प्लाज्मिड है टीआई प्लाज्मिड। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये टीआई प्लाज्मिड है वो क्या होता है। उसके बाद में हम बात करें, एक प्लाज्मिड होता है उसे बोलते हैं HFR। थोड़ी डिटेलिंग पढ़ेंगे लेकिन यहाँ नहीं लिख रहा हूँ मैं। HFR प्लाज्मिड को इसी टॉपिक में पढ़ लेंगे, जब हम एफ प्लाज्मिड को पढ़ेंगे उसी दौरान मैं आपको बता दूंगा, लेकिन नाम लिख देते हैं यहाँ पे HFR प्लाज्मिड, है ना। उसके बाद में अगर हम लें तो आर्टिफिशियल प्लाज्मिड की बात कर रहे हैं जो बहुत फेमस है, PBr322 प्लाज्मिड। ये भी एक प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड है PBr322। और हम अगर बात करें प्लाज्मिड के बारे में तो एक और वेरी इंपॉर्टेंट जो प्लाज्मिड आता है उसे है हम बोलते हैं आर्टिफिशियल है, क्योंकि PBr322 से बनाया गया था PUC8 और 8 प्लाज्मिड है, ये आर्टिफिशियल है। इसको PUC को तो इसी PBR के मॉडिफिकेशन से बनाया गया था, ठीक है। तो ये प्लाज्मिड है। यहाँ पर F की डिटेल बता दूंगा मैं अभी। F का मतलब होता है फर्टिलिटी प्लाज्मिड होता है, हेल्प्स इन द रिप्रोडक्शन ऑफ द बैक्टीरिया, इन द फर्टिलिटी ऑफ द बैक्टीरिया। R प्लाज्मिड है, R प्लाज्मिड R हियर R मीन्स द रेजिस्टेंस प्लाज्मिड होता है, और ये डिफरेंट टाइप के एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस नेचर को जनरेट करते हैं, प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं। डिटेल आ जाएगी अभी। TI का मतलब होता है यहाँ पर ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है। ये प्लाज्मिड किसी प्लांट सेल में चला जाता है, उसमें ट्यूमर बन जाती है, अर्बुद गांठ बन जाती है। HFR का मतलब होता है हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट DNA होता है, प्लाज्मिड होता है। PBR का मतलब होता है प्लाज्मिड बो लिवर रोडरीज होता है, इसकी डिटेल अभी पढ़ेंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे। और PUC8 प्लाज्मिड, इसकी भी एक अलग से पूरा डिटेल आएगी। अब यहाँ पर जब टाइप्स के बारे में हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे एक एक प्लाज्मिड के बारे में, डिटेलिंग के बारे में कि F प्लाज्मिड क्या होता है, फिर R TI। ये आप आराम से इसको धीरे धीरे समझते जाएंगे तो काम हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना था आप सभी स्टूडेंट से। अभी मैं कह नहीं रहा हूँ, न्यूज़पेपर्स में जो आती है मैं उन्हीं बातों का डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। न्यूज़पेपर्स में अक्सर हमें मिल जाता है कि कोचिंग सेंटर में जो बच्चे जा रहे हैं और कोचिंग सेंटर में जाने वाले बच्चों के अंदर डिप्रेशन के कारण से आत्महत्या, सुसाइड करने की नेचर बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे इन बच्चों के सुसाइड करने का रीज़न क्या है, न्यूज़पेपर में डिफरेंट रीज़न दे रखे हैं। मैं केवल अपना कोई व्यक्तिगत यहाँ पर तथ्य नहीं देना चाहूँगा। न्यूज़पेपर्स में ये कहा जाता है कि बच्चा जब घर से बाहर किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाता है, रूम लेके रहता है, अकेला कमरा लेके PG के रूप में रहता है, पेइंग गेस्ट के रूप में, तो पहला तो वो उतनी उसकी उम्र कम होती है कि वो अपनी फैमिली से जब दूर रहता है वहाँ उसको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल पाता है। सेकेंडली क्या होता है कि जब आप किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ने जाते हैं तो जो वहाँ पर जो टेस्ट सीरीज चलती है और बार बार जो मेरिट जो आपको जारी करते हैं, तो वो बच्चा अपनी उस पोजीशन के कारण भी परेशान रहता है कि उसकी क्लास में पोजीशन क्या आ रही है। तो डिप्रेशन, फैमिली से दूर होना, इमोशनल सपोर्ट का नहीं मिलना, और एक चीज जो दिमाग में बच्चों के बैठ जाती है कि अगर मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं होगा तो मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचा हुआ है। ये इस तरीके से डिफरेंट रीजंस हैं, वो न्यूज़पेपर में दिए जाते हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। मेरा आपसे पर्सनली तो केवल इतना ही कहना है कि जीवन में जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुलता है। कई बार एक रास्ता जब बंद होता है तो हमें ये लगता है हमारी ज़िंदगी ओवर हो गई है, जबकि फ्यूचर के अंदर मैंने देखा है, बहुत बार ऐसा देखा है कि जिसका एक रास्ता जो बंद हुआ है
जिस रास्ते को वो अपना जीवन मान रहा था, उसके जीवन में उससे भी बहुत सी बड़ी चीज़ें, बहुत से बड़ी सक्सेस उसको मिली है। तो हम केवल ये नहीं कह सकते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपकी लाइफ है वो अब बची नहीं है, आपको जीने का अधिकार नहीं है। एक तो आप जो बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं, किसी भी बच्चों को आपस में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है आप जब जूलॉजी पढ़ते हैं, अगर मैं बायो के बच्चों की बात कर रहा हूँ, आप पढ़ते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होते हैं, वेरिएशंस जनरेट होते हैं। उस वेरिएशन के कारण एक ही माता पिता के जो जनरेशन है, बच्चे हैं, वो आपस में एक जैसे नहीं होते, भाई बहन भी एक जैसे नहीं होते हैं। तो हम एक ही इंस्टीट्यूट में या डिफरेंट इंस्टीट्यूट पढ़ने वाले, नीट की तैयारी करने वाले सारे बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते। अब इसका मतलब मैं आपको ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि आपकी अगर नहीं हो तो आप इसकी टेंशन न लें। आपके जीवन में और बहुत सारी चीज़ें होगी। मैंने इतने साल टीचिंग के दौरान ये देखा है, बहुत बार ऐसा देखा है कि एक बच्चे ने नीट की प्रिपरेशन की, पहले तो प्री मेडिकल एग्जामिनेशन PMT नाम हुआ करता था, एक बार टेस्ट दिया, ड्रॉप किया, दोबारा टेस्ट दिया, ड्रॉप किया, तीसरी बार ड्रॉप किया, बच्चा परेशान हो गया। 3 बार ड्रॉप करने के बाद में नहीं हो रहा है, सोशल प्रेशर भी आ रहा है, पब्लिक उसको पूछ रही है कि बेटा क्या हुआ, तुम तो इतने टाइम से तैयारी कर रहे थे ना। अब लोगों की परवाह करने की जरूरत क्यों है? लोग तुम्हारी फीस नहीं भर रहे हैं, तुम्हारा खाना पीने का खर्चा तुम्हारे माता पिता कर रहे हैं। उन लोगों के सोशली प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है ना। और वो बच्चे जिनका 1 बार 2 बार 3 बार ड्रॉप नहीं हुआ, मैं ऐसे कईयों को जानता हूं, वो बाद में जब ग्रेजुएशन के अंदर आए, उसके बाद मैंने उनका IAS में सिलेक्शन हो गया, आज कोई कमिश्नर बना हुआ है, कोई IPS बना हुआ है, कोई कलेक्टर बना हुआ है। नीट की तैयारी करने से आपको एक फायदा मिलेगा, गारंटी है, जो कन्फर्म है, या तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको फायदा मिला, और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ बाई चांस किसी कारण से, एटलीस्ट आप पढ़ना जान गए। इतनी कम उम्र में 11th-12th के दौरान या 12th पास होने के बाद एक बच्चा इतना समझदार हो गया कि उसको पढ़ना कैसे है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रेशर को कैसे झेलना है, वो पढ़ना सीख गया, सिटिंग सीख गया, साइंस को टेक्निकली कितना समझना है वो समझ गया। तो मुझे लगता है आपके प्रिपरेशन करना किसी भी सूरत में नुकसान नहीं होता है। हम कहते हैं कि जब हम किसी गेम को खेलते हैं, है ना, जैसे मान लेते हैं भारत में क्रिकेट ज़्यादा चलता है, क्रिकेट को देखें कि जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो 2 चीज़ें होती है, या तो हम जीतते हैं, और अगर जीतते नहीं है तो हम एक एक्सपीरियंस लेके निकलते हैं। दोनों ही स्थितियों में नुकसान नहीं है। तो कभी ये डिप्रेशन में आना, ये इस तरह के बुरे विचार को लाना, ये चीज़ें जीवन में नहीं करनी है। अदरवाइज हर इंसान के जीवन चलाने का एक साधन होता है, रोजगार तो उतना नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप डॉक्टर बन गए तो बस अब दुनिया में सब आपके नीचे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिस्टम चलता रहता है। हम मानते हैं कि बॉडी के अंदर हार्ट होता है, किडनी होती है, लीवर भी होता है, ब्रेन भी है। हम 4 चीज़ों का कंपैरिजन करें, अब हार्ट हम सोच लें कि हार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, किडनी भी इंपॉर्टेंट है, ब्रेन भी इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी सिस्टम में रहने वाले जितने भी लोग हैं, डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, फार्मर हो सकता है, बिजनेसमैन होता है, एक सिस्टम को चलाने के लिए सभी कंपोनेंट की जरूरत होती है, और सभी कंपोनेंट का नेशनल डेवलपमेंट में रोल होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एक रोल ओवर हो गया तब आपकी लाइफ ओवर हो गई है। इन चीज़ों से आप दिमाग से मेंटली प्रिपेयर हैं। आपका काम केवल सिंगल है, पढ़ना, केवल पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। कर्म करेंगे सफलता मिल जाएगी, है ना। अभी अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। मैंने कहा कि प्लाज्मिड्स कितने टाइप के होते हैं, ये 6 टाइप्स के होते हैं प्लाज्मिड्स होते हैं। अब सभी एक एक की अपने डिटेल को देखते हुए चलेंगे। अभी इसको क्लीन करते हैं और फिर आगे शुरू करते हैं।